नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेखपाल परीक्षा के लिए हम एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसका जो पार्ट 1 है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बन सकते हैं, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलग अलग टॉपिक को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आज हम पहले देखने वाले हैं किसको, फसल और उनसे संबंधित रोगों के बारे में, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनको हम इस वीडियो में पहले टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे। तो पहला आपके सामने फसल क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, गेहूँ। तो गेहूं में लगने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो सेहू हो गया, रस्ट हो गया, गेरुई या रटुआ हो गया, और इसके अलावा करनाल बंट, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो गेहूं की फसल में लगते हैं। इसके अलावा धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो खैरा नामक जो रोग होता है वो धान की फसल में लगता है, तथा यह जो खैरा है यह जस्ते की कमी से होने वाला रोग होता है जो कि धान की फसल में देखने को मिलता है। इसके बाद पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, इसके अलावा शीत, झुलसा और ब्लास्ट, ये सभी रोग जो हैं आपके धान की फसल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मक्का की फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, तूली सीता रोग, पत्ते का झुलसा रोग और वाइट बर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपको मक्का की फसल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मूंगफली में आपको देखने को मिलेगा टिक्का और ड्राई रूट रोग। इसके बाद सोयाबीन की फसल में पीला चित्र वर्ण रोग। इसके बाद बाजरा की फसल में कौन कौन सा रोग होता है, तो अरगट, हरित बाली, कंडुआ, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपकी बाजरे की फसल में लगते हैं। इसके बाद गन्ना की फसल में कौन सा रोग होता है, तो रेड डॉट नामक जो रोग होता है आपको गन्ना की फसल में देखने को मिलेगा। इसके बाद ज्वार की फसल में आपको कंडुआ नामक रोग देखने को मिलेगा। इसके बाद आलू की फसल में आपका पछेता झुलसा और अगेता झुलसा इंपॉर्टेंट है। पछेता झुलसा और अगेता झुलसा, ये दो इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपको आलू की फसल में देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका फसलों से संबंधित रोग का, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के जोतों का आकार, यहाँ से ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमांत जोत के बारे में। तो 1 हेक्टेयर से कम जोत का जो आकार होता है उसको हम कहते हैं सीमांत जोत। लगभग भारत में 67.10 जो % एरिया है आपको भारत में सीमांत जोत का मिलेगा, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम का। इसके बाद छोटी जोत के अंतर्गत आपका आता है 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत होता है, उसको हम छोटी जोत कहते हैं। इसका हिस्सा कितना है पूरे भारत में, तो 17.91% इसका हिस्सा देखने को मिलेगा भारत में। और द मध्यम जोत का आकार कितना होता है, तो 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के मध्य होता है। इसके बाद मध्यम जोत का आकार कितना होता है, तो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के मध्य होता है। और इसके बाद बड़ी जोत का आकार होता है 10 हेक्टेयर से अधिक। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जो जोतें पाई जाती हैं उनका क्या क्या आकार है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट लेना इसको। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। हाल ही में आपको बता दूं, और RO-ARO और UPPCS की जो RO-ARO की परीक्षा होती है उसमें जो है इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न था, तो छोटी जोत का आकार पूछ लिया गया था RO-ARO 2021 की परीक्षा में। तो इसी कारण से जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर से जुड़ी जो क्रांतियाँ हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रांति आपको देखने को मिलेगी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध था आपका खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध था दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास से, इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध आपका है मछली पालन से। इसके बाद पीली क्रांति का संबंध आपका है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका है मांस उत्पादन को बढ़ावा देने से। भूरी क्रांति का संबंध आपका है ऊन, चमड़ा अथवा उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से। इसके बाद बादामी क्रांति का संबंध आपका है मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से, इंपॉर्टेंट है। लाल क्रांति का संबंध आपका है किससे, टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इनको कम से कम आप एक जगह लिख लीजिएगा, एक जगह इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये ऐसे टॉपिक मैं दोस्तों आज आपको पढ़ा रहा हूँ कृषि का, जहाँ से प्रत्येक वर्ष ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं।
इसके बाद स्वर्णिम क्रांति का संबंध आपका है हॉर्टिकल्चर से, जैसे सब्जी, फल और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से। गोल्ड क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित आपकी है रजत क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध आपका है कृषि के संपूर्ण विकास, यानी कि कृषि के टोटल विकास के लिए जो क्रांति चलाई गई तो उसका नाम था संपूर्ण क्रांति। इसके बाद दूसरी हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो कृषि के समावेशी विकास से संबंधित है आपकी सेकेंड जो आपकी हरित क्रांति थी। सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं जो आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है कृषि से जुड़े जो विभिन्न संस्थान जो भारत में अवस्थित हैं। इस टॉपिक से भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे आपको मिलेगा, तो नई दिल्ली में मिलेगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अनुसंधान संस्थान, दोनों की लोकेशन ये आपको दिल्ली में मिलेगी। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीकानेर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा केरल के कासरगोड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिमला में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कानपुर में, इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। इसमें से जो भी संस्थान आपके यूपी में रिलेटेड हैं, यूपी में स्थित हैं, उनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। जैसे ये दो लखनऊ वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन से, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति संस्थान, ये यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद वाराणसी वाला आप याद कर लीजिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। और इसके बाद आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर वाले। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के भी संस्थान हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लेखपाल की परीक्षा में, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और संस्थान भी हैं, जैसे आपका चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, इंपॉर्टेंट है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपको मिलेगा फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन आपको मिलेगा जोधपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद में आपको मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको मिलेगा गुजरात के आनंद में। और लास्ट आपका है अगेन यूपी स्पेशल का कानपुर में है, कौन सा, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो ये सभी संस्थान आपको याद रखने जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे क्या है, आगे अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देश का पहला जो आपका कृषि विश्वविद्यालय था, यानी कि एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी थी पूरे देश की हमारी पहली, वो थी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, और इसको खोला गया था उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी MS रंधावा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरे भारत को, यानी कि पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या जो है 20 है, यानी कि पूरे देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं और पूरे भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है 15 हैं, तो इनकी संख्या के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 2016 में खेतों तक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु पूसा कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था 2016 में, किसके द्वारा, तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसके बाद मेरा गांव मेरा गौरव ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा शुरू किया गया था। इसका कार्य क्या था, तो किसानों को खेतों से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो घोषणा होती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में, इंपॉर्टेंट है कि वर्ष में दो बार जो है आपकी MSP की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, तो वर्ष में 2 बार, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आपकी जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है उसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FSSAI, 2006 अधिनियम जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि FSSAI का जो अधिनियम है 2006 का, इसको आपको याद रखना है। और सांविधिक यह निकाय है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है आपका FSSAI, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत सरकार का लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का। अब 2022 आ भी गया है, जिसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 1970 में जो आपका ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया, जो कि आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। अगला जो इसका तीसरा वीडियो, उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।